नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट राकेश गुप्ता ने कहा है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे। इस पर हम चर्चा करेंगे। अरुण गुप्ता जी, जो इस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट है जम्मू, वो हमारे साथ मौजूद है। अरुण जी, ये उनका कहना है कि वर्किंग कमेटी की मीटिंग नहीं हुई है, वर्किंग कमेटी की फॉर्मेशन नहीं हुई है, और भी कुछ एलिगेशन लगाते हुए राकेश गुप्ता ने कहा है कि वो अविश्वास प्रस्ताव आपके खिलाफ लाएंगे। क्या कहेंगे आप? विनोद जी, मुझे हंसी आ रही है। वैसे तो मेरे पास ना तो कोई इस तरह की कोई लेटर आई है जी। और मुझे जो बाज़ार से लोगों से पता चल रहा है किस तरह की बातचीत जो हो रही है, मुझे ये नहीं समझ आती कि भाई ऐसा व्यक्ति जिसकी वजह से चैम्बर में पहली बार 75 साल में पहली बार गवर्नमेंट की तरफ से, कोर्ट की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर लगा करके और इलेक्शन करवाई गई, वो हमें जो पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। उन्होंने कब अपने टेन्योर में कॉन्स्टिट्यूशन को माना है? 3 साल वो प्रेसिडेंट रहे। उन्होंने एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है, जिस तरह से आज अपने लेटर में मुझे किसी ने बताया है, मैंने पढ़ी नहीं है, उन्होंने बताया है कि 1 महीने के अंदर अंदर हमें अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है उसकी फॉर्मेशन करनी होती है। इसमें कोई डाउट नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है। लेकिन शायद मेरे भाई को ये नहीं पता कि भाई इस दौरान में, इस कोविड के पीरियड में जिस तरह से चैम्बर ने काम किया है, चैम्बर ने अपने ट्रेडर्स और इंडस्ट्री के लिए काम किया है, और हर उस इशू को हमने इस पीरियड में लिया कि जिससे लोग जो हैं किस तरह से उनको रिलीफ मिल सके, किस तरह से वो जो इस कोविड की वजह से जो परेशानियां आ रही हैं उससे बच कर के निकल पाएँ। लेकिन मैं हैरान हूँ ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने ये लिखने की जुर्रत की है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रहा। इन्होंने एक कोर्ट जो है, जो मैंने सुना कि इन्होंने कहा जी मैंने अपने पीरियड में जो है वो पहले कमेटी जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट की। जो उस समय मैं सेक्रेटरी जनरल था, उस समय भी जो इन्होंने अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी की फॉर्मेशन की थी, वो उसको 6.5 महीने लगे थे, और उस समय वो कोविड का पीरियड भी नहीं था और कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि हम लोग जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा व्यक्ति जिसको झूठ के सिवाय, और इसी झूठ की वजह से कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, और उसके बाद भी अगर ये हरकत करते हैं तो मुझे इन पे हंसी के सिवाय कुछ नहीं आता। किस तरह से इन्होंने अपने टेन्योर में मिसयूज ऑफ मनी किया, मैं कहना नहीं चाहता था, पब्लिक की बात होती है। मैं अपने प्रेसिडेंट की रिस्पेक्ट करता हूं, फॉर्मर जितने भी प्रेसिडेंट हैं, मैं कोई भी बात करता हूं उनसे पूछ करके करता हूं, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के करता हूं, और कोशिश मेरी यही होती है कि जो मेरे सीनियर मेंबर्स हैं, कोई भी बात होती है, विनोद जी आप आज जो है नवरात्रे कल ख़त्म हुए हैं, रामनवमी ख़त्म हुई है, और उसके साथ ही मैं अपने जो चैम्बर के सभी मेंबर्स हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि साथ वाली बिल्डिंग जो 22 साल से जिसकी कंस्ट्रक्शन कहीं ना किसी वजह से रुकी हुई थी, आज वहां पर एक लेंटर का काम शुरू हुआ है। जो फर्स्ट फ्लोर पर हम लोग लेंटर डाल रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं, वो काम को देखने के लिए आ रहे हैं। हमने अपने पीरियड में यही किया है कि मिसयूज ऑफ मनी जो है वो ना हो सके, उसकी चिंता हम लोगों ने की है। दो चीजें जो अरुण जी, उनका आरोप है कि जो क्लब बनाया जाना था, यहीं पे बनाया जाना था, 6 स्टोरी बिल्डिंग की परमिशन थी, और करोड़ों रुपया सदस्यों ने, मेंबर्स ने दिया हुआ जो डिपॉजिट है उनको ना वापस किया जा रहा है, और क्लब को लेकर के कोई बात नहीं की जा रही। देखिए विनोद जी, मैं हमेशा इस बात की अब कोशिश भी कर रहा हूं कि भाई किस तरह से हमें क्लब लैंड मिल सके। ये जो हमारा पोर्शन है, जो अनफिनिश्ड पोर्शन है जिसमें आज लेंटर पड़ रहा है, वो पोर्शन बेसिकली वो चैम्बर के मेंबर्स जो हैं ये उनकी लैंड है। ये 500 लोगों को क्लब की लैंड के लिए ये लैंड नहीं दी जा सकती। ये 3000 नहीं 6000 लोगों की लैंड है जो 500 लोगों को डाइवर्ट नहीं की जा सकती। सबसे पहली बात तो ये मैं ये कहूँगा कि ये जो 12 मरले या 13 मरले की जगह है, ये क्लब लैंड नहीं हो सकती थी।
ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। और जिस तरह से एक, देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो मैं अभी तक खामोश था, इसलिए खामोश था क्योंकि हमारी चैम्बर की बात थी। इन्होंने बिना किसी क्लब, कोई कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पहले लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, एक कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होती है, और उसके बाद कोई टाइटल ऑफ क्लब होता है, उसके बाद बाकायदा इंटरव्यू होते हैं जी, फार्म भरे जाते हैं, फिर उनके इंटरव्यू होते हैं। किसी तरह की कोई कार्रवाई जो है, और सबसे पहली बात तो ये है कि पहले तो लैंड, अगर आपने यहाँ क्लब बनाना था तो आपने पहले क्लियरेंस लेनी थी, जेडीए से पहले क्लियरेंस लेनी थी। वहाँ से रिफ्यूज़ल आ गया कि यहाँ पर आपका क्लब नहीं बन सकता, क्योंकि ये ऑफिस स्पेस है। जब ऑफिस की स्पेस है तो आप कैसे क्लब बना सकते हैं? और एक छोटी सी जगह में कभी क्लब बनता है? आपने देखा है कभी क्लब बनते हुए? यहाँ अमर सिंह क्लब है, यहाँ पर जम्मू क्लब है, यहाँ पर और भी बहुत सारे क्लब होंगे, आर्मी के क्लब होंगे, प्रेस क्लब है यहाँ पर। और आप बताइए कि 14 मरले में कौन सा क्लब बनता है? मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई जगह है कि 14 मरले के अंदर अंदर हम लोग जो हैं क्लब की एक्टिविटीज़ को शुरू कर सकें। लेकिन अरुण जी, उनका ये भी आरोप है कि कहीं ना कहीं परिवार, उसके बाद की मैं आपको बात बताता हूँ, जो इन्होंने पैसे लोगों से ले लिए जी, और मुझे लगता है कि 2,85,00,000 रुपया जो है, 86 लाख रुपया लोगों से इन्होंने कलेक्शन कर ली जी। और उस क्लब की, जिसकी ना तो अभी कोई वर्किंग शुरू हुई, ना उस पर ना कोई ट्रेडिंग है, ना कोई सर्विस है, और इन्होंने जीएसटी जो है 45 लाख रुपया, जो लोगों के, जो मेंबर्स का एक हार्ड अर्न मनी है, 45 लाख रुपया जो है वो जीएसटी जमा करवा दिया बिना किसी कारण के। देखिए ये पैसा जो है लोगों ने दिया है, लेकिन क्या आपने क्लब की कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है? क्लब को आपने फॉर्मेशन की है? क्लब की कोई लैंड ली है? क्लब की कोई बिल्डिंग खड़ी की है? कोई ऐसा मुझे बताइए कि आपने जेडीए को दिया और उन्होंने बिल्कुल रिफ्यूज़ल किया क्योंकि ये लैंड जो है ये ऑफिस स्पेस है, यहाँ क्लब बन नहीं सकता। और आपने 45 लाख रुपया जो है लोगों का, हमारे मेंबर्स का, उसको आपने जीएसटी जमा करवा दिया। और बाकी का पैसा आज की डेट में भी मैं आपके माध्यम से जरूर बताना चाहूँगा, 2,41 लाख रुपया जो है वो आज भी बैंक में सेफ है और उसकी हमने एफडी करवाई हुई है। और वो जो मेंबर्स के लिए मैंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, की गई है, बिल्कुल 2-4 दिन के अंदर अंदर उनका भी फैसला आ जाएगा। और फिर क्योंकि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें कुछ भी करना है उसके लिए जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वर्किंग कमेटी है, उसकी परमिशन लेनी है और वही हम कर रहे हैं अगर हमें वर्किंग कमेटी कहेगी। और दूसरी बात एक और है कि हम लोग जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि हमें किसी तरह से हमें एक लैंड मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से। मैं कोशिश कर रहा हूं कि 20-22 कनाल जगह मिले, यहाँ पर हम लोग अपना ऑफिस भी जो है आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरह से मेंबरशिप बढ़ती जा रही है तो मुझे लगता है कि ये भी स्पेस जो है कल को कम होने वाला है। तो मुझे लगता है कि एक क्लब के लिए हमें ऐसी लैंड लेनी चाहिए, यहाँ पर एक क्लब भी बने और उसके साथ साथ सवाल ये उठता है कि क्या हारा हुआ एक्स प्रेसिडेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करेगा? देखिए, कुछ कहना और कुछ करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। नो कॉन्फिडेंस के लिए हिम्मत चाहिए। मैं इनकी हिम्मत हुई, मैं कोशिश करूंगा कि इनके अंदर हिम्मत आए और इनको अपनी पता लग जाए कि ये कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। आज जम्मू का व्यापारी जो है ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आज की जो चैम्बर है, आज की चैम्बर की टीम जो है, जिस तरह से हम लोगों ने 1 साल और 3 महीने में जितना काम किया है, आप इनके पीरियड को भी देख लीजिए, कहाँ इतना हमने हर इशू को हमने लिया है। हमारे लिए हर वो व्यक्ति जो है वो मेंबर है, जो ट्रेड कर रहा है, जो ट्रेडिंग कर रहा है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, हर एक की हमने चिंता की है, चाहे वो किसी भी ट्रेड को हो। हमने इस पीरियड में पूरी चिंता की है कि ये नहीं है कि ये हमारा मेंबर है तो हम फिर ही अथॉरिटीज़ के पास जाएंगे इनके इशू लेकर के, नहीं। हमने जम्मू के प्रत्येक उस ट्रेडर्स के लिए हमने लड़ाई की है और आने वाले दिनों में हम लोग जो है यही करेंगे। यहाँ तक मेंबरशिप का क्लब के जो पैसे हैं वो बिल्कुल सेफ़ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और जिस तरह से ये बातें हो रही है नो कॉन्फिडेंस मोशन,
ये मैं इस बात को मैं अब कुछ लाइट मूड में यही कहूँगा कि भाई अगर हिम्मत है तो ज़रूर करना चाहिए, अगर हिम्मत हो तो। लेकिन मैं अपनी तरफ से इतना अश्योर करना चाहता हूँ। अरुण जी, जिनकी मेंबरशिप पर स्टे लगाया गया था उनको आपने अश्योर किया था, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। देखिए, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इशू कोई नहीं है। जिस व्यक्ति ने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा हो उसको पता होना चाहिए कि उसकी मेंबरशिप जो है वो किस तरह से अप्रूव होती है। देखिए, 461 मेंबर जो है स्क्रूटनी कमेटी बन गई। मैंने आते ही स्क्रूटनी कमेटी बना दी। कोविड की वजह से कुछ मीटिंग्स हुई, कुछ नहीं हुई। आज की डेट में वो जो है 461 में से कोई 30 एक फॉर्म जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं शॉर्ट कमीज हैं। हम उनसे भी कोशिश करेंगे कि वो अपने अपने पेपर जो हैं उनको कंप्लीट करें। बाकी जो हैं हमने उनको क्लियर कर दिया है। आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूं कि भाई उनको हमने क्लियर कर दिया है, लेकिन उनका अप्रूवल जो है वो सिर्फ वर्किंग कमेटी के पास है, एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास है। और हम लोग आने वाले दिनों में जो भी हम लोग एक कमेटी जो है ये जो वर्किंग कमेटी करेंगे उसके अंदर हम लोग रखेंगे कि ये जो हैं इतने जो लोग हैं इनके पेपर जो हैं बिल्कुल ठीक हैं और इनको आप अप्रूव करने की हमें परमिशन दीजिए। हमने देखिए इनको लास्ट टाइम भी क्यों नहीं मिली परमिशन 461 के लिए। मैंने नहीं कहा कि इनको परमिट मत करिए कि ये बोर्ड नहीं डाल सकते, बल्कि कोर्ट ने उनको अलो नहीं किया। और उसका कारण था हमारे जो फार्मर प्रेसिडेंट जो आज कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, इन्होंने एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं बनाई थी। और ये जो चीज़ है इनका अप्रूवल जो है अल्टीमेटली एग्जीक्यूटिव कमेटी से हमें लेना पड़ता है। और हमने मैं आपके माध्यम से सभी को ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमने जो है स्क्रूटनी कर ली है, स्क्रूटनी कमेटी बनी है बाकायदा, उन्होंने स्क्रूटनी कर ली है। उसमें से 30 एक फॉर्म जो हैं वो उनकी शॉर्ट कमिंग्स हैं, उनको भी हम लोग मौका देंगे। लेकिन आने वाली जो वर्किंग कमेटी है एक संगीन आरोप उन्होंने ये लगाया है कि परिवारवाद जो रमेश जी फॉलो करते थे वही एजेंडा अरुण जी फॉलो कर रहे हैं, ये संगीन आरोप लगाया है। देखिए विनोद जी, ये बदकिस्मती है, मैं कभी नहीं ये बात कहूँगा। रमेश जी मेरे बड़े भाई हैं तो मेरे बड़े भाई रहेंगे। लाला बिहारी लाल मेरे पिताजी थे तो मेरे पिताजी ही रहेंगे। ये कोई नहीं और कोई नहीं आ सकता, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता जी। अगर किसी में हिम्मत हो कि आपने सोशल वर्क जो है, मतलब ये देखिए दो बातें होती हैं। एक तो आप सोशली अगर इन्वॉल्व होते हो तो उसमें अपना माइंडसेट क्या है, क्या मैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए सोशली एक्टिव हूँ या मैं लोगों के काम करने के लिए सोशली एक्टिव हूँ। ये जो चीज़ सोचने की होती है। और हमारी फैमिली ने हमेशा एक बात को ध्यान में रखा है। आज मेरे पिताजी 1971 में प्रेसिडेंट थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। रमेश जी 2 टाइम प्रेसिडेंट रहे, लेकिन मिसयूज ऑफ मनी कभी नहीं हुआ। ये जो पोर्शन है जहाँ पर आज हम लोग जो है लेंटर डाल रहे हैं, जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो रमेश जी ने बनाया था, नो डाउट। लेकिन मैं अपने मुंह से नहीं, इन्होंने ही कहा कि अपने मुंह से मेरे भाई ने बनाया है तो मेरे भाई ने बनाया है। मैं तो कहूँगा फॉर्मर प्रेसिडेंट ने बनाया है। फॉर्मर प्रेसिडेंट ने इस पोर्शन को बनाया। आज मैं उसको फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके भाई ने बनाया है तो ये पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उनकी बात मान लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिसयूज ऑफ मनी जो है उस समय भी नहीं हुई और इस समय भी नहीं। और इनके पीरियड में मिसयूज ऑफ मनी जो है, मैं इनका चिट्ठा जो है वो जरूर पब्लिक के सामने लाऊंगा। 1 करोड़ 10 लाख रुपया मिसयूज हुआ है इनके टेन्योर में, 1 करोड़ 10 लाख रुपया। और इनके टेन्योर में हार्डली 200 लोगों ने मैं ये कहूँगा कि चैम्बर को विजिट किया है। और हमारे टेन्योर में 1500 मेंबर्स ने यहाँ चैम्बर को विजिट किया है और हमने कोई मिसयूज ऑफ मनी नहीं किया है। हमने यहाँ पर ना खाना यहाँ पर बनता है और उस समय बनता है जब हमारे मेहमान आते हैं और कोई ऐसे गेस्ट आते हैं जिनके लिए ज़रूरी होता है। बाकी भी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस तरह से हैं कि किसी तरह का कोई यहाँ पर मिसयूज ऑफ मनी नहीं है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा, इन लोगों को कहने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए कि हम क्या करते रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। जी अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है। थैंक यू वेरी मच। वेल दर्शकों, हमने फॉर्मर प्रेसिडेंट राकेश गुप्ता से भी बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है।
दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री राकेश गुप्ता। हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। वेल, आप मौजूदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो टीम है उसकी कार्य प्रणाली से नाखुश हैं और आपने बहुत ऑब्जेक्शन भी लगाए हैं, इवन यहाँ तक धमकी भी दी है कि अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। क्या कारण है? देखिए विनोद जी, आज 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया और हमने पूरा साथ दिया है मौजूदा टीम का, क्योंकि मेरा मानना है कि अब प्रेसिडेंट आते जाते रहते हैं, मगर जिन संस्था को लीड किया हो उसका हमेशा साथ देना चाहिए, ताकि एक कलेक्टिव सोच के साथ चैम्बर प्रोग्रेस करे, ताकि हमारा ट्रेड और इंडस्ट्री के लोग खुश रहें और ओवरऑल इकॉनमी जो हमारी जम्मू कश्मीर की वो प्रगति करे। मगर अफसोस इस बात का है कि आज 1.25 साल के बाद भी आज वर्किंग कमेटी की लिस्ट कहीं भी नज़र नहीं आ रही, ना ही हमें सर्कुलेट की गई। दूसरी मेरे को जो मेजर ऑब्जेक्शन थी कि जब पिछले साल जनवरी 17 को ये चुन के आए तो मार्च और अप्रैल इनके पास पूरा पड़ा था एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वर्किंग कमेटी मीटिंग के लिए। 7 महीने के बाद ये कहना कि कोविड रिस्ट्रिक्शन है, हम टुकड़ों में लोगों को बुला रहे हैं। मैं आपको बोलूं कि क्या पार्लियामेंट या लोकसभा का असेंबली का एजाज़ आप कर सकते हैं फेजेस में? नहीं कर सकते। जहां आइन की बात आती है तो मेरे कार्यकाल में ये लोग कोर्ट में गए थे और पहले भी एक बार राम साहेब जी के कार्यकाल में भी ऐसा हुआ कि ये कोर्ट में गए, लेकिन मैंने वाज़े तौर पे अपनी लेटर में कम्युनिकेशन में क्लियर किया है, क्योंकि जिस संस्था को मैंने हेड किया है मैं उसके खिलाफ कोर्ट में कभी नहीं जाऊँगा। ये आपस के मसले हैं, आपस में निपटाएंगे। तो मुझे उम्मीद है, मैंने एक एक चीज़ बड़ी बारीकी में कम्युनिकेशन में लिखी है जो आपने भी पढ़ा होगा, तो मुझे उम्मीद है जल्द से जल्द वो एक पॉजिटिव नोट पे करेक्टिव स्टेप्स लेंगे, ताकि ऐसा कोई क्लैश का माहौल ना बने जिससे हमारे व्यापार जगत का नुकसान हो। आपको सिर्फ यही ऑब्जेक्शन है कि वर्किंग कमेटी का गठन नहीं हुआ, मीटिंग नहीं हो पाई है, उसकी आड़ ली जा रही है कोविड-19 की। इसके अलावा जो ट्रेडर्स की, जो इंडस्ट्रियलिस्ट की ग्रीवियंसेस हैं, वो तो सही तरीके से एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म पर रखे कि नहीं? देखिए, मैंने उसमें क्लियर लिखा है कि 1.5 साल 1.25 साल में एक भी अचीवमेंट मुझे बताएं। वो सारे मेजर इश्यूज पे कंप्लीट फेलियर प्रूव हुए हैं जो सिटिंग प्रेसिडेंट हैं। और साथ में मैंने 2 बड़े मेजर इश्यूज और भी बोले हैं कि 461 मेंबर्स जिन्होंने 1.5 करोड़ की राशि दे के मेंबरशिप ली थी, लेकिन एक कोर्ट केस की वजह से एक उनकी मेंबरशिप पास नहीं हुई और वो अपना मत नहीं दे सके लास्ट इलेक्शंस में। लेकिन कोर्ट में डेलिब्रेशंस में जो सिटिंग प्रेसिडेंट साहब हैं जिनका ये साथ दे रहे थे कोर्ट में, उन्होंने कमिट किया हुआ है कोर्ट डेलिब्रेशंस में कि जैसे ही इलेक्शंस होती हैं वर्किंग कमेटी में उसको पास किया जाएगा। हमें हैरानगी ये हुई कि वो एजेंडा में नहीं रखा गया। तो इससे साफ लगता है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। ये चाहते हैं कि लिटिगेशंस में चीज़ें रहें, और वो 1.5 करोड़ जिन लोगों ने दिया था और सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की हुई हैं, अब कौन सी ऐसी वजह है कि उनको मेंबरशिप आज तक उनकी अप्रूव नहीं हुई? और दूसरा मसला, मेरे कार्यकाल में एक प्रेस्टिजियस चैम्बर क्लब का एक प्रपोजल हुआ था जिसमें 5.5 करोड़ रुपए के चेक्स आए और 3 करोड़ रुपया कैश हो चुका था, जो आज भी अकाउंट्स में पड़ा है। अगर उस प्रोजेक्ट को इन्होंने ख़त्म करना था, मैं आपको बोलूं कि लेटर में भी लिखा है गवर्नमेंट्स आती जाती हैं, प्रेसिडेंट आते जाते हैं, लेकिन कार्य किसी इंस्टीट्यूशन के जो भी डेवलपमेंट के हैं वो कभी रुकते नहीं हैं, संस्था चलती रहती है, एक इतिहास रहता है सिर्फ। तो जब आपने प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिया यूनिलैटरली, वो एक कॉन्ट्रैक्ट था मेंबर्स और क्लब के बीच में, उन्होंने फॉर्म्स बाकायदा फिल किए, पेमेंट की, और अगर 6 बंदों को ऐसी कौन सी अथॉरिटी INB थी कि इसको वो बंद कर दें प्रोजेक्ट को? अब बंद भी अगर किया है तो ये इतनी बेशर्मी क्यों कि वो 3 करोड़ रुपया उनको आज तक वापस क्यों नहीं दिया गया? तो ये छोटे मुद्दे नहीं। राकेश जी, उनका आरोप है कि आप पर ये आरोप लगाते हैं वो कि आपने मेंबर्स को बरगलाया, जमीन आइडेंटिफाई नहीं की गई थी, आनन फानन में आपने क्लब की घोषणा कर दी अपनी अचीवमेंट दिखाने के लिए। देखिए, मैं इस पे बड़ा क्लियर कर दूं, मज़ा तो तब आता है कि पैनल पे सारे लोग बैठे हो तो आमने सामने बात हो, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, ज़मीन आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं थी। हमने जो अनाउंस किया था वो मौजूदा चैम्बर हाउस की बिल्डिंग के ऊपर ही क्लब बनना था। इसमें पूरा एक बाकायदा नक्शा बना हुआ आर्किटेक्ट के द्वारा,
पूरा टेंडर डॉक्यूमेंट बना हुआ है जो मैंने मौजूदा प्रेसिडेंट साहब को इनके नियुक्त होने के बाद इमीडिएटली उनके हवाले कागज़ किए थे, और उस लेटर का भी मैंने हवाला दिया हुआ है जो 27 जनवरी 2021 की लेटर है कि ये कार्य चल रहे हैं, ये प्रथा चल रही है। और मैंने उनको वाज़े तौर पे बोला कि क्लब का जो हमने अप्रूवल के लिए दिया है जेडीए को हमने नक्शा, वो उनके पास पड़ा है, आप उसको फॉलो कीजिए। तो ये कहना कि हमने ज़मीन आइडेंटिफाई नहीं की, हमने 50,000 स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन जो आज के कानून के हिसाब से अलाउड है जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी में, उसी हिसाब से फर्स्ट फेज़ के लिए हमने 4 स्टोरी का नक्शा दिया था, जो इन्होंने फॉलो नहीं किया और यूनिलैटरली उसको कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल कर दिया और सबसे बड़ा एक और काम किया इन्होंने, जिसका हमें निराशा है कि पार्किंग स्पेस जो मैंने अलॉट कराई थी जेडीए से, इसी वजह से कि यहाँ क्लब बनना है, पार्किंग स्पेस चाहिए, इन्होंने वो भी सरेंडर कर दी। तो आप मुझे बताइए, आप उन्नति नहीं कर सकते किसी इंस्टीट्यूशन की, तो आप उसका नुकसान क्यों कर रहे हैं? लेकिन राकेश जी ये आरोप लगाते हैं आप पर कि आप सरकार से मांगते थे, सरकार से पैसा मांगते थे। जब आप सरकार से पैसा मांगते हैं तो आप अपने आप को, इस प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन को सरकार के समक्ष सरेंडर कर देते हैं। देखिए ये तो आरोप है। देखिए ये उनका ही कहना है। मैं इतिहास पे आपको बताऊं, वो लेटर अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो मैंने उनको याद कराया कि 2014 में जब पहली बार चुन के आया तो पहली एग्जीक्यूटिव मीटिंग में मैंने बोला चैम्बर हाउस की रेनोवेशन करनी है, बुरी हालत है इसकी, हमें फंड्स अलॉट किए जाए। तो पूर्व प्रधान जो आज के प्रधान अरुण गुप्ता जी के बड़े भाई साहब हैं, हमारे आदरणीय रमेश गुप्ता जी, उन्होंने कैटेगोरिकली खड़े होकर ऑब्जेक्शन लगाई कि आप फंड्स आउटसाइड सोर्सेज से रेज कीजिए, चैम्बर का पैसा इस पर नहीं लगेगा। वो मैं देखिए उनको ओवररूल भी कर सकता था, मगर एक सीनियर मेंबर भी थे और एक्स प्रेसिडेंट भी थे। हमने उनके सेंटीमेंट समझते हुए पहली बार हिस्ट्री में सीडीएफ, सीडीएस और एमपी लाट से पैसे लाए, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से उस वक्त ग्रांटेड एड लाई और गवर्नर्स रूल में भी ग्रांटेड एड लाई। मैं जितनी भी रेनोवेशन हुई वो सारी उस पैसे से हुई, और जब मेरा कार्यकाल खत्म हुआ तब भी उसमें पैसा बचा हुआ था। तो अब एक तरफ से उन्होंने कहना कि पैसा बाहर से सोर्स करो, चैम्बर का पैसा नहीं लगे, और आज जो वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मुझे आज प्रधानमंत्री जी की, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की याद आ रही है, जिन्होंने परिवारवाद का हवाला बोल दिया। 2000 में जहां पूर्व प्रधान रमेश गुप्ता जी ने इसको इलीगली बनाया, जेडीए का कोई अप्रूवल नहीं है, ये आने वाले दिनों में पूरा कागजात के साथ खुलासा करूंगा, उसको आगे काम बढ़ाने के लिए उनके छोटे भाई आज कर रहे हैं। तो ये परिवारवाद का मुद्दा चल रहा है, चैम्बर की इसमें कोई भलाई नहीं। और सबसे बड़ी बात है, आज उस ज़मीन पे 6 स्टोरीज की परमिशन मिल सकती है जो कानून है, आप इसको 2 स्टोरीज में कैसे ख़त्म कर सकते हैं इस प्राइम लैंड को, क्योंकि उसकी फाउंडेशन ही सिंगल स्टोरी बिल्डिंग की बनी है। ये सेकंड स्टोरी भी आज ज़बरदस्ती डाली जा रही है। जी लेकिन कहीं ना कहीं क्या संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका है, वो आपको अनुमति देता है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, क्योंकि आप हार चुके हैं? सर बिल्कुल, हमारे आइन में सब कुछ क्लियर लिखा है। चैम्बर के कॉन्स्टिट्यूशन में हम स्पेशल जनरल मीटिंग के लिए हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स लिखा हुआ है, कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए तो देखिए आइन एक गाइडलाइन होती है, हर चीज़ उधर वर्ड वाइज नहीं लिखी जाती, उसकी परिभाषा अगर कानूनन तरीके से करेंगे तो उसके बड़े इफ्स एंड बट्स होते हैं, और इन्हीं इफ्स एंड बट्स की वजह से मेरा कार्यकाल जो कोर्ट में इन्होंने लेके गए तो उसी की वजह से हमें नुकसान हुआ, क्योंकि वहाँ फुल स्टॉप और कामास की जो लीगल इंटरप्रिटेशन होती है तो उनके मतलब कुछ और होते हैं, वहाँ पे गुड इंटेंशन से गुड फेथ नहीं देखा जाता। लेकिन राकेश जी, मुझे आपके कॉन्स्टिट्यूशन यानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की ज़्यादा जानकारी नहीं है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम भी लाई थी। क्या कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि एक्स प्रेसिडेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता है? देखिए, जब हमारे पास संख्या होगी तभी तो मैं प्रस्ताव मूव करूंगा, और बिल्कुल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ की इजाज़त है। वक्त आने पे वो भी बयान करेंगे, भगवान को नौबत ना लाए, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि हमारे साथ तो विचार विमर्श करना ठीक नहीं समझते, जो इन्हें हमेशा करना चाहिए एक्स प्रेसिडेंट्स के साथ, वो हमेशा उनका अनुभव काम आता है, चाहे मैं था या जो और भी आज हमारे एक्स प्रेसिडेंट्स हैं। जब विचार विमर्श नहीं होगा
तो फिर ये संस्था का यही हाल होता है कि वो नुकसान होता है। और सबसे बड़ी बात कि जम्मू की कोई भी मांग पिछले 1.25 साल में मुझे एक भी इशू बता दीजिए जो प्रेसिडेंट साहब। मैं तो देखिए, आपने लास्ट 1 साल पहले भी मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन से पहले की थी, मैंने तब भी उनको बोला था पैनल पे सामने आइए, चाहे वो अरुण गुप्ता जी हैं या YV शर्मा साहब। क्लैरिटी रहती है कि एक बार आमने सामने हम एक दूसरों के सवाल जवाब हों, ताकि हमारे मेंबर्स को भी क्लैरिटी हो और लोगों को भी हो। एक टेन्योर आपके टेन्योर में ये था कि जो कश्मीर के ट्रेडर्स हैं, कश्मीर के इंडस्ट्रिस्ट हैं, या चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कश्मीर और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू के बीच में अच्छी तालमेल बना हुआ था, अब वो तालमेल नहीं दिख रहा। देखिए, उसमें मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, ये तो इनकी सोच है। देखिए, जब जम्मू कश्मीर एक है, हमारे इश्यूज कॉमन है। सेक्रेटरीट से कोई भी अगर कानून का प्रावधान कोई मॉडिफिकेशंस होती है या नहीं, जो भी ऑर्डर्स आते हैं जो सहूलियत के लिए या हमारे ट्रेडर और इंडस्ट्री के खिलाफ इंटरेस्ट के निकलते हैं, तो वो तो कॉमन है। तो मुझे लगता है अगर इकट्ठे नहीं चलेंगे तो कैसे चलेंगे। एक तरफ से हम ब्रदरहुड की बात करते हैं, जब हमारे दरबार बूब की बात होती है, इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। आज देखिए, मुझे अच्छा लगा कि कश्मीर चैम्बर के लोग प्रधानमंत्री को मिले, कम से कम ग्राउंड ज़ीरो की रियलिटीज़ और प्रॉब्लम्स तो उनको अवगत कराई। तो अगर ये साथ नहीं चलेंगे तो मुझे लगता है कि फिर हम उन्नति और प्रगति नहीं कर सकते। हमें कलेक्टिव सोच के साथ चलना है, क्योंकि जहाँ इकोनॉमिक इश्यूज आते हैं वहाँ पे बाकी पॉलिटिकल मतभेद नहीं रखने चाहिए। पावर सिनेरियो पूरी तरह से चरमराया हुआ है और इंडस्ट्रियलिस्ट को जो नए पैकेज के तहत कुछ मिलना था वो अभी तक नहीं मिल पा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि एज एन एक्स प्रेसिडेंट, आपने ये देखा होगा, मैं मीडिया में कम आता हूँ। मेरे कार्यकाल में आपको याद होगा कि रोज़ ही कुछ वो 5-7 चेहरे हमेशा आते थे और एक आध चैनल तो स्पेशल प्रोग्राम भी चलाता था, ये चैम्बर में क्या हो रहा है जी। आज वो चेहरे नहीं आएंगे क्योंकि वो पेड थे। उस टाइम फंडिंग हो रही थी कि राकेश गुप्ता को हटाओ, चैम्बर बहुत मजबूत हो गया है, और चैम्बर के मजबूत होने का मतलब है जम्मू सक्षम होना। आज वो कोई भी चेहरा आपको सामने नहीं आएगा मेरा इतने बड़े खुलासे के बाद, जो मैंने लेटर और कम्युनिकेशन में क्लियर लिखा है, क्योंकि उस वक्त पॉलिटिकल मोटिव्स थे, मेलाफाइड मोटिव्स थे। तो मुझे अफसोस है, देखिए हमें इतिहास नहीं बोलना चाहिए। मैं महाराजा हरि सिंह की आज बात करूंगा, जिन्होंने हिंदुस्तान के साथ विलय किया, उनको अपने ही लोगों ने जला वतन कर दिया। लेकिन आज हरि सिंह जी की याद आती है, बड़े आदर के साथ आती है। तो इतिहास के पन्नों में चीज़ें रहती हैं, चाहे मेरे कार्यकाल में एम्स आया या सुचेतगढ़ बॉर्डर आया या तभी लेक रिवाइव हुई। ये मैं बड़े मुद्दों की बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे मसले तो रूटीन के काम होते हैं, वो करते रहिए। और सबसे बड़ी बात, हम सबको साथ लेके चले, चाहे वो कश्मीर चैम्बर था या दूसरी बॉडीज़ थी। ट्रेड और इंडस्ट्री को इकट्ठे चलना है। सिर्फ पैकेजेस अनाउंस करने से हमारे इंडस्ट्री के भाई उन्नति नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊं, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री पुरानी है वो जिन मुश्किलात से जूझ रही है, पहले आपने उनको बचाना है या आप नए लोगों को कोशिश कर रहे हैं, मगर जो अनाउंसमेंट्स होती है। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि ये टीम कहती है कि पिछली टीम यानी आप सरकार के दबाव में काम कर रहे थे, सरकार की डिक्टेशन पर आप काम करते थे। आखिरी सवाल है, सिंपल कहूँगा, क्या एम्स के मुद्दे में हम सरकार को हमने आड़े हाथों नहीं लिया? एक मुद्दा बोल रहा हूँ, और हमारे टाइम जितने भी हमने जम्मू बंद किए, क्या हम सरकार के कहने पे चल रहे थे? क्या हमने ट्रेड और इंडस्ट्री की बातें नहीं मनवाई? क्या हमने टैक्स, सेल्स टैक्स और GST की कितनी बार एमनेस्टीज लाई, पावर एमनेस्टीज कितनी बार लाई? आज कहाँ गई वो बातें? ये कहना, मैं तभी आपसे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आप जो भी ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं वो एक बार मेरे सामने पैनल में आपके साथ बात करें, ताकि लोग भी सुने। और मैं आपको बोलूं कि मेरी टीम के 2 ऑफिस बेरर आज की मौजूदा टीम में भी हैं। जी राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।